प्रशांत किशोर की हैसियत क्या है? प्रशांत किशोर का कुछ हैसियत नहीं। मंगल पांडे के क्या आगे क्या हैसियत है? वह अभी एक नई पार्टी लेके अब चले। तो आपके नेता डरे हुए हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपको भ्रम लगता है कि नेता डरे हुए हैं। आपने भ्रष्टाचार की बात कहा तो आपका भी नेता जो है, आपके भी जो नेता हैं वो भी तो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, मर्डर के आरोपी हैं। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी हथियार रखा है। नेता पर नहीं है। कोई कहता हो तो कहने दीजिए, साबित करने का चैलेंज है। हमारे संजय जायसवाल जी को उन्होंने पेट्रोल चोर कहा, उन्होंने 1.25 लाख की मानहानि की है, करने के लिए तैयार नहीं। आप लोग तो हार से इतनी हताश हैं कि लोगों को 10-10 हजार रुपये महिलाओं के अकाउंट में डाल रहे हैं महाराज। इतनी हार से आप लोग हताश हैं? आपको लगता होगा कि हम हार से हताश हैं, मजबूत हैं, लेकिन और छठी मैया का आशीर्वाद है तो सरकार भी मजबूत होगी। हार किसको कहते हैं? हार उसको कहते हैं जो जिन निकालने वाली सरकार थी वो 22 सीटों पर आ गई। और आज की शुरुआत या आशीर्वाद का शुरुआत है कि तिलक और चंदन अक्षत के साथ लगेगा। ये हमारा बिहार रफ्तार पकड़ चुका है, अब आसमान नापना बाकी है। इसलिए 2025 फिर से ये कि क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर के? बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज कल शरद पूर्णिमा बीता है और आज पूर्णिमा भी है। इसके साथ कार्तिक मास का प्रारंभ हुआ है और कार्तिक मास में हमारा महापर्व, सही कहा आपने, महापर्व माँ छठी का अर्चना पूजन होता है, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, कमल पर वह आगमन होता है और पुनः लोकतंत्र का भी महापर्व 5 वर्षों पर जो आता है वह सौभाग्य से वोट पूर्णिमा के नेक्स्ट डे 6 नवंबर को होना है। पूरा मास कार्तिक मास के साथ, इस लोक आस्था के पर्व के साथ इस लोकतंत्र का महापर्व भी मनाया जाएगा। और आप देख सकते हैं एक छोटी बैठक थी और कितने संख्या में और कितने उल्लास, कितने जोश के साथ हमारे सारे लोग उपस्थित हैं। ऐसी बैठकें हर मंडलों में होगी और जनमानस हमारे साथ है और इस लोकतंत्र के महापर्व को हम विजय पर्व में बदलकर पुनः एनडीए की सरकार बनाने वाले हैं। मेरा सवाल है कि आज आपने शंखनाद किया है, क्या लगता है कि माथे पर तिलक भी लगेगी? देखिए, यह तिलक तो गोरिया कोठी की महान जनता पहले भी लगाई है। मेरे पिताजी के भी माथे पर तिलक लगा था और उम्मीद ही नहीं, आज की शुरुआत या आशीर्वाद का शुरुआत है कि तिलक और चंदन अक्षत के साथ लगेगा। सर, बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हर एक घर में हम नौकरी देने का काम करेंगे। ऐसा है कि कुछ विश्वास परंपराओं और इतिहास के आधार पर किया जाता है, तो ऐसी परंपरा और इतिहास का ज्ञान उनके परिवार के राज्य में 15 वर्षों में नहीं है। उनके द्वारा लोगों का नौकरी, व्यापार, घर, पूंजी, जमीन सब छीना गया है और भ्रष्टाचार की चरम सीमा का पराक्रम पर जाने के चलते जनता ने उनको वापस 2010 में तो 22 सीट पर ला दिए थे। वह तो नीतीश जी थोड़ा सा भाव विहल होके चले गए और सोचे कि भाइयों के पुत्र हैं, दोनों नौजवान हैं, कुछ बढ़िया करेंगे तो इनको भी मौका दिया जाए। एक बार नहीं 2 बार मौका दिए और लगा नीतीश कुमार जी को कि मैं जितने दिन सुशासन की सरकार चलाया हूँ उस सारे सरकार को यह बदनाम कर रहा है, तो पुनः उन लोगों को एक तरफ करते हुए और एनडीए की मजबूत सरकार काम करने लगी और इनकी परंपरा इतिहास पर लोग याद करते हुए विश्वास नहीं करने वाले हैं या किसी को नौकरी देंगे, या परिवारवाद वाले लोग हैं, या लोकतंत्र का गला घोटने वाले लोग हैं, या अपने फायदे के लिए जिसके खिलाफ राजनीति शुरू किया उस कांग्रेस की गोद में बैठे लोग हैं, या परिवार में भी बड़े पुत्र को घर निकाला देने का ढोंग करते हैं, एक अलग बी टीम बना के राजनीति कर रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं। जनता इन पर कहीं भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। आप लोग तो हार से इतनी हताश हैं कि लोगों को 10-10 हजार रुपये महिलाओं के अकाउंट में डाल रहे हैं महाराज। इतनी हार से आप लोग हताश हैं? आपको लगता होगा कि हम हार से हताश हैं, लेकिन सरकार जनता की होती है, जनता के लिए होती है और जनता से बनती है। तो जनता मजबूत रहेगी
तो सरकार भी मजबूत रहेगी। और उसमें भी अगर नारी शक्ति मजबूत है, अन्नपूर्णा मजबूत है, माँ दुर्गा मजबूत है, माँ सरस्वती मजबूत है, माँ लक्ष्मी मजबूत है और छठी मैया का आशीर्वाद है, तो सरकार भी मजबूत होगी। हार किसको कहते हैं? हार उसको कहते हैं जो जिन निकालने वाली सरकार थी वो 22 सीटों पर आ गई, और हम तो लगातार 20 वर्षों से जनता के आशीर्वाद से सरकार में हैं। अगले 20-25 वर्षों तक मोदी नीतीश के किए गए काम और उसके दिए गए मार्गदर्शन पर भविष्य में भी जो भी हमारा नेता होगा मोदी जी के बाद या नीतीश जी के बाद, वह भी वैसा ही करेगा। चूँकि इन्होंने जो मार्ग दिखा दिया है वह एनडीए के लिए कितनी बड़ी लकीर है कि इससे बड़ी लकीर लिखने के लिए किसी दूसरे को बहुत समय लगेगा। और यहाँ विरोधी दल तो वह तो एकांत रूप से भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं, लूट खसोट क्रिमिनल की तरह काम करने वाले, व्यवहार करने वाले लोग हैं। आप उनका आज का व्यवहार देखिए, जब मंच पर भाषण होता है तो ऐसे ऐसे बाँह चढ़ाते हैं, लगता है जैसे ऊपर से ही उठा के किसी को पटक देंगे। तो इस तरह की सरकार, इस तरह का घमंड, इस तरह के लोग कभी भी सरकार में वापस नहीं आए। आपने भ्रष्टाचार की बात कहा तो आपका भी नेता जो है, आपके भी जो नेता हैं वो भी तो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, मर्डर के आरोपी हैं। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी हथियार रखा है। ऐसा है कि जो कहे हैं उनको हम आमंत्रित करते हैं, कोर्ट में आइए। जैसे हम लालू जी के खिलाफ कागज लेके कोर्ट में गए, सिर्फ मुंह से बोल देने से उनको तेजस्वी का, लालू जी का, चूंकि वो बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं राजद के, पूरा नजर नहीं आता है। जिसकी बात आप कह रहे थे कि जो कह रहे हैं, अब मैंने आपने नाम नहीं लिया, मैं कहाँ से नाम ले लूँ? मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, आरोप लगाने से नहीं होते हैं। आरोप तो किसी को भी कुछ कहा जा सकता है, साबित करना होगा। हमने साबित किया, लालू जी को घोषित कराया। क्या घोषित कराया? आप पत्रकार हैं, आप बताइए किस चीज में सजा काट रहे थे? किस चीज में? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। चारा घोटाला में। चारा घोटाला में। वैसा ही सब तरह का घोटाला, कॉमनवेल्थ, सृजन, अलकतरा घोटाला, कौन कौन घोटाला का बात करें। 20 साल से नीतीश कुमार राज कर रहे हैं, कोई घोटाला का आरोप नहीं लग सका। 12 वर्ष मुख्यमंत्री और 12 वर्ष प्रधानमंत्री, एक घोटाले का आरोप हमारे नेता पर नहीं है। कोई कहता हो तो कहने दीजिए, साबित करने का चैलेंज है। हमारे संजय जायसवाल जी को उन्होंने पेट्रोल चोर कहा, उन्होंने 1.25 लाख की मानहानि की है। दूसरे दिन से संजय जायसवाल पर बोलना बंद है। अशोक चौधरी ने 100 करोड़ की मानहानि का दावा किया है, वह बोलना बंद हो गया। ऐसे बोलने से क्या होता है? कागज दिखाइए। कल मंगल पांडे को कह रहे थे, आप कहते हैं कुछ और कि मंगल पांडे उनसे माफी मांग लिए। प्रशांत किशोर की हैसियत क्या है? प्रशांत किशोर का कुछ हैसियत नहीं। मंगल पांडे के क्या आगे क्या हैसियत है? वह अभी एक नई पार्टी लेके चले। तो आपके नेता डरे हुए हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपको भ्रम लगता है कि नेता डरे हुए हैं। नेता वैसे छोटे नेताओं के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। चलिए, आखिरी मेरा सवाल रहेगा कि अब आपने 5 साल का कार्यक्रम लगभग आपका पूरा होने वाला है, फिर से चुनाव होने वाला है। क्या ऐसी कमियां रह गई विधानसभा आपके क्षेत्र में जो पुनः एक बार आप फिर विधायक बनिएगा तो गोरियाकोठी लोगों को सौगात देंगे? कमी नहीं रह गई, अधूरा रहा। जैसे मानिए जहाँ 10 किलोमीटर सड़क बनी है, आबादी अगले 1 किलोमीटर में और नया आवास बना ली तो उस 1 किलोमीटर को जोड़ेंगे। जहाँ अस्पताल में 4 डॉक्टर हैं, वहाँ आबादी बढ़ी है तो वहाँ 5 डॉक्टर लाएंगे। जहाँ एडिशनल पीसी नहीं है वहाँ बनाएंगे। जहाँ हमने इंटर कॉलेज खोला है, ज़मीन के अभाव में बिल्डिंग नहीं बन पाया है, उस स्कूल को बनाएंगे। जब स्कूल बनाएंगे तो उसमें और भी शिक्षक लाएंगे। जो भी विषय है, चूँकि आवश्यकताएं अनंत हैं और रोज नया चीज़ है। आज आप देख लीजिए, पहले कोई पत्रकार यूट्यूबर के माध्यम से नहीं करता था। पत्रकार मतलब अखबार, उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब यह यूट्यूब का समय। पहले कोई खर्च नहीं था, मोबाइल में एक फ़ोन हुआ करता था, गांव भर के लोग का फ़ोन उसी पर आता था। एक घर में टीवी हो करता, पूरा गांव जुट के रामायण देखता था। अब तो घर घर देह सबके शरीर में, परिवार में भी 4 गो मोबाइल है, लोग उसी पर टीवी देख लेते हैं, उसी पर फ़ोन से बात कर लेते हैं। तो आवश्यकताएँ अनंत हैं,
फिर कोई नई आवश्यकता आएगी, जनता की जो मुराद होगी, जो डिमांड होगी, जो आवश्यकता होगी, उसके लिए दृढ़ संकल्प के साथ उसको पूर्ण करने का काम करते रहेंगे और जनता की सेवा करेंगे। जिंदाबाद बाबू जिंदाबाद, बाबू जिंदाबाद। अंत में अपने विधानसभा क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्रवासियों से जो रोज अपील करता हूं वह यह है कि हमारा बिहार रफ्तार पकड़ चुका है, अब आसमान नापना बाकी है। इसलिए 2025 फिर से नीति, फिर एक बार यही मैं लोगों से आग्रह भी कर रहा हूं और सुनिश्चित है कि यह होके रहेगा और गोरिया कोठी उसका मजबूत हिस्सेदार रहेगा।